तो बिहार की तमाम जरूरी खबरों के साथ हम आज दिन की शुरुआत करने वाले हैं। बिहार में कोरोना के जिस तरीके से मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसे लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक को समझते हुए और इसकी महत्ता को जानते हुए आज कई अधिकारियों के साथ इसे लेकर के चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ बिहार के तमाम दूसरे जगहों से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, किस तरीके से आपसी विवाद में हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और लोग छोटी छोटी बातों को किस तरीके से तूल देते हुए इसे क्राइम में तब्दील कर दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत उच्च खबर के साथ, जिसमें सीएम नीतीश कुमार की तरफ से एक महत्वपूर्ण बैठक आज समीक्षा बैठक के तौर पर की जानी है। कोरोना को लेकर के आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये बैठक करते हुए नजर आएंगे। जिलों के डीएम और एसपी मौजूद रहने वाले हैं इस समीक्षा बैठक में, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां पर यह बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी होगी। स्वास्थ्य मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। वक्त अपने दर्शकों को हम बताते चलिए, सुबह 11:30 बजे ये बैठक की शुरुआत होने वाली है, जिसमें कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए और जिस तरीके से इसका असर देश के तमाम दूसरे जगहों पर नजर आ रहा है, उसके बाद एहतियाती कदम किस तरीके से बिहार में उठाए जाएं, इसके मद्देनजर ये समीक्षात्मक बैठक आज बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसकी अध्यक्षता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। और बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके मद्देनजर आज की ये बैठक और इसमें जो निर्देश दिए जाएंगे वो बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाती है। जिन 3 स्टेट्स के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें पंजाब, महाराष्ट्र, इन जगहों का जब जिक्र किया जा रहा है तो उन जगहों पर जब मामले बढ़ रहे हैं तो वहां से बिहार आने वाले लोगों को लेकर कितनी सतर्कता बरती जाए, इसे लेकर के भी आज समीक्षा बैठक में चर्चा की जाएगी, जिसमें डीएम और एसपी जिलों के मौजूद रहने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा बैठक करने वाले हैं। तो कोरोना पर आज ये समीक्षा बैठक बिहार के दृष्टिकोण से कई मायनों में बेहद खास हो जाती है। हालांकि यहां पर जो रिकवरी रेट है वो काफी बेहतर है, लेकिन इसके बावजूद देश के दूसरे राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा और इसके मद्देनजर बिहार में अब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जाना है। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आज एक महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने वाली है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिले के अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर विचार विमर्श करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिलों के अधिकारी होली में जो त्यौहार है उसको देखते हुए जो दूसरे प्रदेशों से लोग आ रहे हैं उसको लेकर कोरोना संक्रमण की आशंका से एहतियात बरतने को लेकर तमाम तरह के दिशा निर्देश अपने अपने जिलों में जारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कूलों को लेकर आज एक अहम फैसला हो सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों बातचीत के दौरान कहा था कि स्कूल और कॉलेज पहले की तरह चलते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, वैसे में आज की बैठक में स्कूल को बंद करने को लेकर सुझाव आ सकता है जिले के अधिकारियों की तरफ से। कई जिलों में तो प्रशासन ने 15 अप्रैल तक स्कूल बंद करने पर विचार कर रखा है। हालांकि इसमें अंतिम निर्णय राज्य सरकार को ही लेना है। अधिकारियों का कहना है कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए और स्कूलों में जूनियर सेक्शन को बंद करने पर विचार किया जा रहा है। अब देखना होगा आज की जो ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, उसमें मुख्यमंत्री कोरोना को लेकर जो जिलों में राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं उसको लेकर किस तरह के गाइडलाइन या किस तरह के इंस्ट्रक्शंस अपनी तरफ से जारी करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात स्कूलों के खोलने और बंद करने को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जाना है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। 24 घंटे के अगर आंकड़ों की बात की जाए, 90 कोरोना मरीज नए सामने आ चुके हैं। पिछले 10 दिनों की अगर बात की जाए तो ये संख्या बढ़ती हुई 10 मार्च की तारीख जब 44 मरीज सामने आए थे। ग्राफिक्स के जरिए वो आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें 10 मार्च को 44 मरीज जो कोरोना से संक्रमित थे वो सामने थे। 11 मार्च को ये संख्या 45 हो जाती है, 12 मार्च को 28, 13 मार्च को 38 और 14 मार्च तक ये संख्या 50 तक पहुंच जाती है। यानी कि दिन ब दिन इसका ग्राफ बढ़ता हुआ और ऐसे में सतर्कता और सावधानी बेहद जरूरी, जिसे लेकर आज महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक भी होने वाली है। 15 मार्च को 26, जिसमें थोड़ी गिरावट दर्ज की गई।
16 मार्च की अगर बात कर ली जाए तो ये संख्या 49 पर पहुंचती है, लेकिन 17 मार्च 58, 18 मार्च को सबसे ज्यादा 107 और 19 मार्च को 90 मरीज सामने हैं। तो देखिए, इसलिए अब सरकार की तरफ से संजीदगी से लेकर बढ़ती जा रही है, सतर्कता के साथ लोगों से लगातार हम अपील कर रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए, मास्क जरूर अभी इस्तेमाल करना जरूरी, आपके और आपके अपनों की सुरक्षा के मद्देनजर। तो देखिए, देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से तेजी से बढ़ता जा रहा है। बिहार में भी नए संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। हम आपको छपरा जंक्शन पर दिल्ली जाने वाली वैशाली एक्सप्रेस का नजारा दिखा रहे हैं, जहां पर बेपरवाह यात्री बिना मास्क के ही यात्रा कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की। नई दिल्ली जा रहे हो तो मास्क क्यों नहीं लगाया? कोरोना फैला हुआ है ना, कोरोना फैल रहा है ना, कोरोना फैल रहा है। मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क लगाना चाहिए ना, रखें कि नहीं रखें? रखें तो लगा लीजिए। तो लगा के बेटा मदन तो कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं तो मास्क क्यों नहीं लगाए हुए हैं? पॉकेट में है, लगाइए। देखिए, खुद भी मास्क लगाइए और दूसरे को भी आप लोग ये कहिए कि मास्क लगा कर कहीं बैठे, ठीक है? क्योंकि एक बार फिर बीमारी फैल रही है, मालूम है ना, फिर बीमारी वापस आ रही है, तेजी से फैल रही है, फिर दिक्कत होगा आप लोग को। तो कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है, और न्यूज़ 18 भी लगातार आपसे ये अपील कर रहा है कि मास्क का प्रयोग जरूर करें। आवश्यक सूचना, देश में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। होली नजदीक है और दूसरे राज्यों से लोग अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में बढ़ते मामले को देखते हुए सावधानी बेहद जरूरी है। 2 गज की दूरी और मास्क हमें कोरोना से बचाने में मददगार है। सरकार की गाइडलाइंस और तय नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना से बचे रहेंगे, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। तो सावधानी ही बचाव है, और इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से आ रही है, जहां एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं मारपीट की इस घटना में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतक की पहचान शशिकांत शर्मा के रूप में की गई है। घटना के पीछे की वजह पूर्व का विवाद बताया जा रहा है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि शशिकांत शर्मा को किराएदार ने छत से नीचे फेंक दिया, जिससे उनकी मौत हो जाती है। बीच बचाव करने गए शशिकांत के भाई के साथ भी मारपीट की गई। इस घटना के बाद लोगों का आक्रोश फूटा, लोगों ने पटोरी बाजार को बंद करा दिया। तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव, जहां पर टायर जलाते हुए सड़कों पर लोगों की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई, प्रदर्शन किया गया। हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने सड़क को जाम कर आगजनी की है। का विवाद चल रहा था, वो जमीन जो है से उसमें इनका पिताजी का लक्ष्मी शर्मा के नाम से नहीं था। उस जमीन इधर से उनका जो है से नवीन कुमार को चचा के नाम से था, तो उस नवीन कुमार से लिखवा लिए थे ज़मीन। हाँ, और वही विवादित कोर्ट से केस चल रहा था, और उसी के दौरान जो है से सब 12 बजे रात में घटना हुआ। उसमें सब में मार को इसको फेंक दिया ऊपर से। और सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या ये माना जाए कि सिर्फ आपसी विवाद और जमीन विवाद की वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, और फिलहाल कार्रवाई पुलिस की तरफ से क्या? जी, ये पटोरी के अम्बेडकर चौक की घटना है, और पहले से जमीन का विवाद चल रहा था, और दिन में भी कुछ विवाद हुए थे जिनके को शांत करा लिया गया था। लेकिन जिनके साथ विवाद चल रहा था वो किरायादार ये बताया जा रहा है, और वो रात में घर में घुस करके मारपीट किए। जब उनके भाई बचाने के लिए गए तो उनके भी बुरी तरह पीटा, और जो मृतक है उन्हें छत से नीचे फेंक दिया, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और घटना के बाद आक्रोशित वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने पटोरी बाजार को बंद करा दिया है और हंगामा कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है, लोगों को समझाने में जुटी है। लोगों का मांग है जो हत्यारे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए।
और इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी वहाँ पे पूर्व विधायक है क्षेत्र के वो पहुंचे हैं और वो भी लोगों को समझाने में जुटे हुए, लेकिन लोग काफी आक्रोशित है, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जी वाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर अपराधियों ने सीएसपी संचालक से 1,82,000 रुपए लूट लिए। लूट के दौरान दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने फायरिंग की है। सीएसपी संचालक ने बताया है कि लुटेरे एक बाइक पर सवार थे और चेहरे पर नकाब लगाया हुआ था। मनियारी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हुआ, मैं इलाहाबाद इंडियन बैंक का सीएसपी संचालक हूँ। मैं आज शाम को 4 बजे माधोपुर सुस्ता ब्रांच, जो हमारा ही ब्रांच है, वहाँ से 1,72,000 रुपया निकासी करके अपने सीएसपी सेंटर के लिए वापस आ रहा था और बैग छीनकर लेकर भागे और हवाई फायरिंग करते हुए निकले। ये सब पहचान आप नहीं कर पाए? एक अपाची बाइक थी ब्लू रंग की, जो कि बिना नंबर प्लेट का, पर नंबर भी नहीं था। नहीं। सीएसपी संचालक जो कि बैंक से पैसा निकाल के जा रहे थे, उनको 3 अपराध कर्मियों ने रोका और पिस्टल का भय दिखाया, मारा पीटा। गोली लगने की भी बात सर आई है? नहीं, उसमें जो जैसा वादी बोल रहे हैं वो हवा में फायरिंग की बात बता रहे हैं। और मारपीट की भी बात है? हाँ, मारपीट की बात बता रहे हैं। आगे गोपालगंज पुलिस पिस्टल लहराते युवकों के जिस वायरल वीडियो को लेकर रात भर छापेमारी करती रही, आखिरकार वो हथियार एक खिलौना निकला। जी हां, पुलिस ने पकड़े गए युवकों से पूछताछ करके उन्हें छोड़ दिया है। मामला कटैया के लुहठहा गांव का है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें 2 युवक पिस्टल लहरा रहे थे। जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों युवकों की पहचान की और लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने छापेमारी की और दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी युवकों के पास से पुलिस ने 9mm की पिस्टल जब्त की, लेकिन जांच में ये पिस्टल महज एक खिलौना निकला है, जिसके बाद युवकों को चेतावनी देते हुए छोड़ दिया गया। पूर्णिया सदर अनुमंडल के कृत्यानंद नगर प्रखंड के बीटीओ सत्येंद्र सिंह पर एक युवक ने पिटाई करने का आरोप लगाया है। युवक ने डीएम और एसपी को आवेदन भी दिया। वहीं बीडीओ सत्येंद्र सिंह ने युवक के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो प्रखंड परिसर को साफ रखने का प्रयास करते हैं। जब उस युवक ने दीवार पर थूका तो उन्होंने उसे साफ करवाने के लिए उसे डांटा फटकारा था। अभी आप पकड़ा है ना? नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता है। रगड़ यहाँ पर, रगड़ साफ करो, रगड़ो, रगड़ साफ करो। शर्म आती है साफ करने में। गंदगी तुम करोगे तो यहाँ पे सफाई कौन करेगा? मैं। मारना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद बोले क्या कि साफ उफ करो, तो नहीं खाए हो जी, पुड़िया खाए हो? हम दिखा दिए मुँह में, मेरा मुँह में कुछ नहीं था तभी। तो ऐसे क्यों थूका? आए तो मारना स्टार्ट कर दिया हमको। कौन वीडियो? हाँ, कौन वीडियो? सत्येंद्र सिंह है। कहाँ के? ये के नगर ब्लॉक के हैं। मुजफ्फरपुर से एक शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें लावारिस हालत में बूढ़ी गंडक से मिले शव को जैसे तैसे ठेले पर लादकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच पहुंचाया जाता है। देखिए, ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ठेले पर शव रखा गया है, कैसे मृतक का पैर ठेले से बाहर लटका हुआ नजर आ रहा है। ठेला वाला वैसे ही उस शव को एसकेएमसीएच तक पहुंचाता है। दरअसल ये आशंका जाहिर की जा रही है कि युवक की हत्या कर शव को बूढ़ी गंडक नदी में फेंक दिया गया था, जिसे बरामद किया गया और बिना किसी उचित व्यवस्था किए हुए जैसे तैसे इस शव को अस्पताल पहुंचाया गया। तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस की संवेदनहीनता पर सीधे तौर पर अब सवाल उठता हुआ कि कितनी संवेदनहीन है ये पुलिस। वहीं पुलिस हत्या की गुत्थी जल्द सुलझाने का दावा जरूर कर रही है। मनोज भाई है ना पीछे? मनोज भाई पानी में बह रहा था। अच्छा, उसको ले आके पोस्टमार्टम करा रहे हैं। क्या स्थिति में शव था?
पानी में बहता हुआ। पहचान वगैरह हो पाई है? ना अभी पहचान नहीं हुआ। क्या उम्र हुई होगी रात? उम्र कम से कम 32-35। क्या कपड़ों पर क्या है बदन पर? टी शर्ट पहना हुआ है और इनर पहना हुआ है। मौके से कुछ मिला उनके पास? नहीं, कुछ नहीं। तो देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस की संवेदनहीनता जो है वो सामने आ चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ठेले पर इस तरह शव को लाना उचित है? पुलिस आखिर इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकती है? क्या शव लाने के लिए वैन का इंतजाम नहीं किया जा सकता था? और ये सवाल इसीलिए क्योंकि इन तस्वीरों को आप देखकर खुद सोचेंगे कि क्या एक शव को इस तरीके से पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल तक लाया जाना चाहिए? क्या पुलिस ने यहाँ पर अपनी ड्यूटी को बखूबी क्यों नहीं निभाया? यहाँ पर वो इंतजाम क्यों नहीं थे जो किसी भी शव के साथ पुलिस की तरफ से किए जाने चाहिए? और बड़ी खबर इस वक्त सिवान से आ रही है, जहां रास्ते के विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। मारपीट में 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र के घिसनापुर गांव की बताई जा रही है। रास्ता विवाद में खूनी संघर्ष, सिवान से यह बड़ी खबर सामने आती हुई। विवाद में पहले 2 पक्षों में कहासुनी होती है। मारपीट में 8 लोग जो हैं वो जख्मी हुए और फिर देखते ही देखते मारपीट की शुरुआत हो गई। घायल लोगों में सभी की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिनका इलाज फिलहाल सिवान सदर अस्पताल में जारी है। गंभीर स्थिति में जिन्हें देखा गया उसके बाद उन्हें पीएमसीएच पटना रेफर किया गया है। और यह भी कहा जा रहा है कि विवाद को सुलझाने पुलिस और ब्लॉक के कर्मी गए थे, उनके सामने ही ये खूनी संघर्ष हुआ है। थाना के घिसनापुर गांव में जमीनी विवाद में प्रशासन के देखरेख में जहां ब्लॉक के पदाधिकारी थे, थाना के स्टाफ थे, वहां घिसनापुर गांव में उनके मौजूदगी में रास्ता निकालने के विवाद में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जो बहुत बुरी स्थिति से सिवान सदर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। उसमें से बहुत लोग को बाहर भेजने का व्यवस्था किया जा रहा है। खबर आरा से है, जहां अजीमाबाद थाना क्षेत्र के बड़गांव में बिजली के खंभे से बांधकर एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। आपके सामने वो वीडियो सामने दिखता हुआ, जहां पर तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि युवक को बिजली के खंभे में पहले बांधा गया और बुरी तरह से इससे पीटा जाता है, जिससे ये घायल हो गया। पीड़ित का नाम चंद्रशेखर सिंह बताया जा रहा है। चंद्रशेखर सिंह की पत्नी ने पुलिस में लिखित शिकायत इसे लेकर दर्ज कराई है और अपने पटीदारों पर ही आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले चंद्रशेखर ने अपने चाचा के साथ मारपीट की थी। दूसरे पक्ष की ओर से भी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। अब इस पूरे मामले में 2 परिवारों के बीच का ये विवाद थाने पहुंच चुका है और फिलहाल पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुट गई है। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। होली को देखते हुए पुलिस जिले में उत्पाद विभाग और एसटीएफ का कोऑर्डिनेशन बनाकर अभियान चला रही है। शराब बेचने के कई संभावित ठिकानों पर पुलिस की तरफ से लगातार छापेमारी भी की जाती हुई तस्वीरें आपके सामने, जहां पर शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान को तेज किया गया है। के तहत में कार्रवाई स्टार्ट करवाए हुए हैं और प्रतिदिन यहाँ पे छापामारी चल रही है। कई टीम एक साथ यहाँ पे काम कर रही है। जिला प्रशासन के द्वारा भी टीमें बनाई गई है, एसएसपी सर के द्वारा भी टीमें बनाई गई है। इसके अलावा एलटीएफ की कई टीमें एक साथ काम कर रही है और प्रतिदिन गिरफ्तारियाँ हो रही है, बरामदगी हो रही है। गोपालगंज और मोतिहारी उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम ने गोपालगंज के बैकुंठपुर और पूर्वी चंपारण के सीमावर्ती इलाकों में सघन छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम दियारा के इलाकों के जिस गांव में पहुंची, वहां पर देसी शराब का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था। देखिए, जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है वो तस्वीर उन इलाकों की जहां पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। उत्पाद विभाग की बड़ी टीम की मौजूदगी थी जिसमें ये कार्रवाई की गई है और आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों जिलों के सीमावर्ती इलाकों में खुले आसमान के नीचे खेत में बड़े पैमाने पर चुलाई शराब का निर्माण किया जा रहा है।
कहीं ड्रम में चुलाई शराब बनाई जा रही है तो कहीं मिट्टी के अंदर जमीन में इन चुलाई शराब को बनाने की भट्ठी लगाई गई है। छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने सैकड़ों लीटर अवैध चुलाई शराब को नष्ट कर दिया और कई मिनी शराब फैक्ट्री को ध्वस्त किया गया है। मामले में अब तक हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और अब बात बिहार में शुरू हो रहे क्रिकेट के धूम धड़ाके की, जिसका सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार है। तो देखिए, आज से बिहार क्रिकेट लीग की शुरुआत हो रही है, जिसमें बिहार की 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भागलपुर वुल्स, अंगिका एवेंजर्स, गया ग्लेडिएटर्स, पटना पायरेट्स और दरभंगा डायमंड्स टीम बनाई गई है। और देखिए, इन टीमों की तरफ से पहली बार आईपीएल की तर्ज पर ये बीसीएल क्रिकेट होने जा रहा है, जिसमें कई बड़े सितारे भी शिरकत करने वाले हैं, जिसमें श्रीलंकाई खिलाड़ी सनत जयसूर्या की बात कर लीजिए, वेस्टइंडीज के क्रिस गेल समेत कई पूर्व क्रिकेटर बीसीएल के मेंटर होंगे और इसका रोमांच देखते बनेगा, जिसे लेकर के सभी खिलाड़ी और यूं कहें कि खेल जगत से जुड़े हुए तमाम लोगों के बीच अब इस वक्त इंतजार किया जा रहा है कि बिहार के इस बीसीएल क्रिकेट मैच को देखने के लिए सभी के बीच जबरदस्त उत्साह नजर आता हुआ। तो टूर्नामेंट के विजेता को 15 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। देखिए, आज से लेकर 26 मार्च तक ये बीसीएल चलना है। उप विजेता को 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और टूर्नामेंट का आयोजन जब होने जा रहा है, ये तो आपको बताते चलें कि आखिर क्या कुछ खास रहने वाला है इस टूर्नामेंट में। आज से लेकर 26 मार्च तक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है और किस दिन किस टीम के बीच मैच होने वाला है वो अब आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं। यानी आज से जब इसकी शुरुआत हो रही है तो आज अंगिका एवेंजर्स वर्सेस पटना पायलट्स का 2 बजे से मैच जो है वो आप इसका लुत्फ उठा पाएंगे। ये मैच 2 बजे से शुरुआत होगी और ऐसे में 21 मार्च की बात करें तो अंगिका एवेंजर्स और दरभंगा डायमंड्स के बीच में शाम 6 बजे मैच की शुरुआत होगी। 22 मार्च को गया ग्लेडिएटर्स और दरभंगा डायमंड्स के बीच मैच की शुरुआत होगी। 22 मार्च को पटना पायलट्स और भागलपुर बुल्स 6 बजे से मैच की शुरुआत होगी। 23 मार्च पटना पायलट्स और दरभंगा डायमंड के बीच 2 बजे से शुरुआत। और ये तारीख दर तारीख किसके बीच ये मैच होने वाला है और कितने बजे से मैच की शुरुआत होने वाली है, आपके सामने ये तमाम जानकारियां। तो देखिए, आज से शुरू हो रहे बिहार क्रिकेट लीग को लेकर खिलाड़ी जो हैं, तमाम जो खिलाड़ी इससे जुड़े हुए हैं या फिर इसे देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, उनके अंदर जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। अब क्रिकेट खिलाड़ियों को ये लगने लगा है कि बिहार में रहकर भी वो अपना करियर बेहतर बना सकते हैं। खिलाड़ियों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। बीसीए के तत्वाधान में आज से बिहार क्रिकेट लीग की शुरुआत हो रही है। एक लंबे अरसे के बाद बिहार में कोई बड़ा टूर्नामेंट जो है वो आयोजित किया जा रहा है। निश्चित तौर पर यह बिहार के खिलाड़ियों के लिए एक अवसर है। इस टूर्नामेंट में कई टीमें भाग ले रही हैं और पटना के खिलाड़ी इस बिहार क्रिकेट लीग को लेकर क्या सोचते हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, ये जो आज से क्रिकेट लीग की शुरुआत हो रही है बिहार क्रिकेट लीग की, इसको देखकर आपको क्या लगता है कि लंबे अरसे के बाद बिहार में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है? ये बिहार के लिए काफ़ी गर्व की बात है, ताकि इतना बड़ा टूर्नामेंट एक बड़े पैमाने पे बिहार में खेला जा रहा है और इसमें प्लेयर लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये, ताकि प्लेयर लोग को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है ताकि वो अच्छा परफॉर्म करे, अपने गोल को अचीव करे। हम सारे युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा ही मौका है। आगे चल के हम लोग को भी मौका मिल सकता है और ऐसा टूर्नामेंट का आयोजन हर साल होना चाहिए, जिससे जूनियर खिलाड़ियों को फ़ायदा हो, आगे चल के सबको मौका मिले। जी, बिहार में जैसे बहुत लंबे अरसे से क्रिकेट बंद चल रहा था और इस तरह का आयोजन नहीं हो पाता था। ऐसा आयोजन नहीं होता, छोटा मोटा होता था, लेकिन अभी जो ये बीसीए जो ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा आगे जाके, जैसा लग रहा है कि यहाँ से फिर अच्छे प्लेयर्स आगे निकलेंगे उभर के, क्योंकि इतना तो कंफर्म है कि जो परफॉर्म करेगा, जो अच्छा करेगा, उसको मौका मिलेगा। मन में अब उत्साह कम से कम आया होगा। पहले कल तक एक निराशा का माहौल था और आज ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ हम लोग को मौका मिल सकता है और यहाँ बहुत दिनों से ये सब
ये प्लेटफॉर्म नहीं मिला था बिहार को, बहुत दिन के बाद ये प्लेटफॉर्म बिहार को मिला है, तो यहाँ परफॉर्म करेंगे प्लेयर तो आगे जाके निकलेंगे। आप क्या हैं, बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर हैं, बॉलर हैं, क्या हैं? बॉलर हैं। अच्छा अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए और सीनियर्स को मौका मिला है, हम लोग अभी यूथ है, प्रैक्टिस करेंगे, मौका मिलेगा हम लोग को भी आगे, अच्छा एक प्लेटफॉर्म बन गया खेलने के लिए। और जिस तरीके से आज से आगाज़ हो रहा है बिहार क्रिकेट लीग का, निश्चित तौर पर खिलाड़ियों में एक उत्साह का माहौल है और होना भी चाहिए। अगर भविष्य को लेकर उम्मीदें हैं, आशा है, तो निश्चित तौर पर खिलाड़ी दुगने उत्साह के साथ आगे आएंगे और कहीं ना कहीं उनका भविष्य जो है वह उज्जवल हो सकेगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बीसीएल के पहले मैच की शुरुआत 2 बजे से हो रही है, इसे देखना बिल्कुल ना भूलें। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।